लाडलों, कैसे हैं आप सभी? सभी लोग एकदम से बढ़िया। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएं। और फिर हम आज चैप्टर नंबर 9 है ना, चैप्टर नंबर क्या प्यारे बच्चों? चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ने वाले हैं, उपशाह संयोजी यौगिक। और इसको हम पढ़ करके ये फर्स्ट पेपर को हम समाप्त करेंगे और फिर हम चलेंगे सेकेंड पेपर के लिए। तो कैसे हैं आप सभी? सभी लोग एकदम बढ़िया। तो सभी लोग एक बार कमेंट लिखेंगे सर एकदम से शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चले कैसन मानी रहुआ? एकदम मस्त मानी जा। ठीक है, चलो भाई सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ जाइए और सभी लोग लिखिए कैसे हैं आप सभी। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड मॉर्निंग। झकास मानी जा। चलिए भाई, तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं, विशाल गुप्ता, आनंद कुमार, अंकित कुमार, अमरेंद्र, क्या है अमरेंद्र, कहाँ चला गया? आरपिन प्रवीण, प्रिंस यादव, विशाल, राजा बाबू, संजय कुमार, सिद्धार्थ राज, निखिल कुमार, श्रुति, यास्मीन, गौरव, मुकेश कुमार, अमन, अभिषेक भारती, निवास कुमार, विवेक कुमार, बड़ी तेजी से कमेंट कर रहे हैं भाई। ठीक है रोहित जी, चलो क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चों। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर क्लास को शुरू किया जाए, तो फिर हम क्लास को शुरू करें। फोन आपका सामने हो जाए। हमने आपको हमेशा बताया है कि आपको कमेंट नहीं करने, कमेंट तभी करने जब आपको पढ़ाई, जब कोई दिक्कत हो तभी कमेंट करें, और वही कमेंट करें जो अच्छा हो, मतलब आपके उपयोगी हो और अच्छे तरीके से, है ना। मतलब वही कमेंट करिए जो आपके लिए जरूरी हो, है ना। फालतू के कमेंट नहीं प्यारे बच्चे। और फोन अपना सामने रखिए, एकदम सीधे फुल स्क्रीन कर लीजिए और हमसे कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और फिर क्लास को शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलें क्लास को शुरू किया जाए। हाँ, आज शाम को क्लास लेंगे, ठीक ना। आज शाम को 6:30 बजे से क्लास होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन होंगे जो आपके 2022 और 23, शायद इन 2 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने ऐड करके रखे हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे लगभग, और आप उससे जरूर जुड़िए। और आप ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमारे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शाम वाली क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पर आधारित है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। हाँ, चले क्लास को शुरू किया जाए अब। क्लास को शुरू किया जाए, चलो प्यारे बच्चे। देखो, हमको सबसे पहले पढ़ना उपशाह संयोजी यौगिक। तो काफी बच्चों के मन में डाउट होगा, सर पहले उपशाह संयोजी यौगिक के बारे में बताइए, है ना भाई। उपशाह संयोजी यौगिक चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो उपशाह संयोजी यौगिक के बारे में पढ़ना जरूरी है। चलो हेडिंग लगाओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बोलेंगे भाई? बोले तो उपशाह संयोजन यौगिक। उपशाह संयोजी यौगिक। उपशाह संयोजी यौगिक होते क्या है? देखो प्यारे बच्चों, सिंपल सी परिभाषा यह है कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें आयनिक बंध पाया जाता है। सह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें सह संयोजी बंध पाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से उपसह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं? ठीक, जिनमें उपसह संयोजी बंध पाया जाता है। अब उपसह संयोजी बंध वाला यौगिक है क्या? उपसह संयोजी बंध वाला यौगिक देखो तमाम सारे हैं, जितने भी आपको यौगिक मिलेंगे। अगर आपसे सीधे बोला जाए उपसह संयोजी यौगिक की डिफिनीशन अगर आपसे सिंपल से लिखी जाए, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, वे यौगिक जिनमें उपसह संयोजी बंध उपस्थित होता है। उपसह संयोजी बंध उपस्थित होता है, बंध उपस्थित होता है। उपसह संयोजी बंध उपस्थित होता है, ठीक है। उपसह संयोजी बंध उपस्थित होता है, उपसह संयोजी यौगिक कहलाता है। उपसह संयोजी यौगिक कहलाता है, उपसह संयोजी यौगिक कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा ये लिख सकते हैं हम लोग। अरे भाई फर्स्ट चैप्टर से 1 चैप्टर तक लिए, उसके लिए 12 घंटे की क्लास है मेरी,
है ना। एक चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे लिए 12 घंटे की क्लास लगी है, और फिर भी मुझे 4 से 5 घंटे की कई क्लासें आपको देनी है। आपसे ज्यादा तो टेंशन है ना, हमें ज्यादा टेंशन होनी चाहिए और आप खुद ही टेंशन ले लेते हैं। मुझे तो टेंशन लेनी है, क्लास मुझे लेना, आप परेशान मत होइए प्यारे बच्चे। बस ये है कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है उस पर विशेष फोकस ध्यान रखे रहिए, और ये विश्वास है और अच्छे तरीके से हम आपको ये बताते हैं प्यारे बच्चों कि आपको 70 में 70 नंबर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप पेपर में बैठकर, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आप उसके लिए परेशान ना हो। मुझे 12 घंटे की क्लास लेना है, कम से कम 4-4 5-5 घंटे की, कम से कम आपको 10 क्लासें हम देंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ कंटेंट पर ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। वे यौगिक जिनमें उपसार संयोजी बंध उपस्थित होता है उसे उपसार संयोजी यौगिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके पहले भी और भी एक डिफिनीशन लिख सकते हैं, और भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। वे यौगिक जो है ना। अब उपसार संयोजी यौगिकों में ऐसा भी यौगिक होते हैं प्यारे बच्चों, जिनमें कुछ ऐसे यौगिक होते हैं कि जो अपने विलयन के साथ साथ अपनी ठोस अवस्था में भी अपना अस्तित्व बनाए, ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, ठीक ना। तो यहां पर वही डिफिनीशन लिखेंगे प्यारे बच्चे, है ना। क्या लिखेंगे? वे यौगिक जो ठोस अवस्था के साथ साथ, ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपना अस्तित्व का मतलब होता है पहचान, लाड लो, अस्तित्व बनाए रखते हैं, उपसह संयोजी यौगिक कहलाते हैं, उपसह संयोजी यौगिक कहलाते हैं। दो डिफिनीशन है, अब दो डिफिनीशन में जो आपको सही लगे उसको आप सभी लिख सकते हैं। हाँ भाई, उदाहरण इसको जरूर देना है, उदाहरण से भागना नहीं है, उदाहरण एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे आप सभी, ठीक है। जैसे उदाहरण आपको लिखना है NiCO4, उसके बाद एक एग्जाम्पल और पूछेगा FeCO5, उसके बाद प्यारे बच्चों K4 FeCN6। और भी अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो ऐसे लिख लेना। लीजिए, ये सभी के सभी उपसह संयोजी यौगिक है, बिल्कुल। सोनू कुमार का अक्सर द्रवित NaCl में कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाता है। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा प्यारे बच्चों? उपसह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यहां से ये वाला प्रश्न ऐसे बना के पूछ लेगा। प्रश्न आपको यहां पर जो पूछेगा इतना ही लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उपसह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं? उपसह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं? उपसह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं? उदाहरण दे, ठीक है। तो इतना जवाब आप दे देंगे, बाकी कुछ नहीं देना है। क्लियर है? हाँ, जटिल यौगिक भी कहते हैं, संकुल यौगिक भी बोल दिया जाता है, ठीक ना। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं अगली हेडिंग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर देखो, अब यहां से आपको थोड़ा सा और देखना है, ठीक ना। और भी आपको यहां पर थोड़ी सी पॉइंटें याद रखनी है आपको, ठीक ना। देखो, संकुल के प्रकार हमको पढ़ना, जो उपसह संयोजी यौगिक होते हैं, संकुल के प्रकार, ये इसलिए हमने बता रखे हैं जिससे आपको IUPAC करने में कोई दिक्कत ना हो। संकुल के प्रकार, संकुल के प्रकार हम आपको इसलिए बता रहे हैं प्यारे बच्चों, जिससे आपको IUPAC नामकरण करने में कोई समस्या ना हो। हम यहां पर डिफिनीशन नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको पहचानना बताएंगे, ठीक ना। सिर्फ आपको हम पहचानना बताएंगे कि सुसंकुल होता है, उसमें क्या क्या सारी चीजें होती हैं, उसके बारे में ध्यान से समझिएगा। देखो प्यारे बच्चों, कोई भी उपसह संयोजी यौगिक होता है, इधर लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। उपसह संयोजी यौगिक होगा, उपसह संयोजी क्या होगा? यौगिक होगा। इस उपसह संयोजी यौगिक की ऐसे संरचना एक हम बना देते हैं, लीजिए ये संरचना बन गई, ठीक है। यहां पे यहां पर M होता है, फिर L, XY,
My ऐसे मिल सकता है। सुनो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कुछ मिलता है तो उसे आप धनायन बोलते हैं। सबसे पहले कुछ मिलेगा तो वह क्या होता है, धनायन। इसे क्या बोलते हैं, धनायन। ब्रैकेट जैसे शुरू होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़ा ब्रैकेट बड़ा कोष्टक जैसे ही शुरू होगा, जो आगे मिलेगा वही है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। जैसे ब्रैकेट शुरू होगा जो आगे मिलेगा वही है केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद जो भी कुछ मिलेगा, केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो भी कुछ मिलेगा वही है प्यारे बच्चों लिगेंड। वही क्या है, लिगेंड है। और उसके आगे नीचे जो भी संख्याएं मिले लिखी रहेंगी उसे बोलेंगे लिगेंड की संख्या। उसे हम बोलेंगे लिगेंड की संख्या। और सबसे बाद में जो मिलेगा वही है ऋणायन। वही है क्या, ऋणायन। नोट नहीं करना, बस आपको समझना है भैया, चाहे नोट करो और चाहे समझते हुए चलो, जो भी आपको उचित लगे। नोट पूरा पढ़े होंगे तो वहां पे भी हमने ये सारी बातें कही हैं, ठीक है। सबसे आगे धनायन, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु है, फिर उसके बाद जो भी कुछ मिलेगा वो लिगेंड होगा। और लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या कहां होती है, नीचे भाग में होता है। उसके बाद यहां पर सबसे लास्ट में ऋणायन होता है। देखो प्यारे बच्चों, एक होता है धनायन संकुल। हम पूरा बहुत ज्यादा विस्तृत में नहीं चलेंगे, बस कभी भी धनायन संकुल की बात आएगी तो पहचानना किससे वो हम आपको दे रहे हैं। एक होता है ऋणायन संकुल, और एक होता है उदासीन संकुल। क्योंकि यहां से हमको सिर्फ पहचानना है, डिफिनीशन नहीं याद रखनी, और इसलिए पहचानना है जिससे आईयूपीएससी नामकरण हमारे लिए आसान हो, ठीक है। धनायन संकुल की पहचान हम कैसे करते हैं, जैसे हमने आपके लिए एक यौगिक लिखा Cu NH3 इंटू SO4। एक एग्जाम्पल यहां पे हमने लिख दिया। जैसे एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं यहां पे Ag NH3 का होल ट्वाइस इंटू Cl। अरे धन संकुल तो लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं भैया, धनायन ही लिख दें। चलो लिख देते हैं, तुम लोगों की आत्मसंतुष्टि के लिए हम यहां पर लिख देते हैं धनायन संकुल। धन संकुल भी लिखा होता तो कुछ दिक्कत हो जाती। हाँ? धन संकुल चाहे कहो चाहे धनायन कहो। गलत लिखे हैं। देखो प्यारे बच्चों, बड़ा ब्रैकेट शुरू होगा, उदाहरण पहचान लोगे तो आईयूपीएससी करना सीख जाओगे। बड़ा ब्रैकेट होगा और उस बड़े ब्रैकेट के सिर्फ दाहिने तरफ कुछ लगा हो, बाएं तरफ मत देखना। धनायन संकुल की पहचान कैसे करेंगे, बड़े ब्रैकेट के सिर्फ किधर लिखा हो, दाहिने तरफ, तो समझे ना धनायन का है। अच्छा, धनायन की और पहचान कैसे होगी भैया, तो ऐसे भी मिल सकता है, और भी ऐसे पहचान सकते हो। और भी एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो यहां पर भी प्लस आयन मिल सकता है, Cu NH3 और 2+। या तो प्लस चार्ज उपस्थित हो, या तो प्लस चार्ज उपस्थित हो, और या तो फिर धनायन के बाहीं तरफ जुड़ा हो, सॉरी दाहिनी तरफ जुड़ा हो, तो वही है प्यारे बच्चों धनायन संकुल। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं ऋणायन संकुल की बात क्या होती है, ठीक है। अगर हम ऋणायन संकुल की बात करते हैं तो ऋणायन संकुल होते क्या है, जैसे हमने यहां पर लिखा K3 FeCN6, जैसे हमने लिखा यहां पर K4 FeCN6, ठीक है। जैसे यहां पर हमने लिखा K3 CONO2 का होल 6। यानी बच्चों एक चीज यहां पर आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे भैया, कि जो ऋणायन संकुल होता है बड़े ब्रैकेट के सिर्फ बाईं ओर जुड़ा होगा, कुछ दाहिनी ओर कुछ ना होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उसे आप ऋणायन संकुल कहेंगे। या फिर क्या होगा भैया, या फिर क्या होगा यहां पर FeCN का होल 6 इंटू 4-, या तो फिर उस पर माइनस चार्ज लगा होगा, ठीक है। माइनस चार्ज लगा होगा तो वो ऋणायन हो जाएगा। अच्छा सर उदासीन वाला क्या होगा,
उदासीन संकुल। उदासीन संकुल क्या होते हैं? देखो, उदासीन संकुल की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर NiCO4 FeCO5 लीजिए, ना तो दाईं और कुछ ना तो बाईं और कुछ, ठीक है, ना ही उदासीन संकुल में बाएं तरफ और दाएं तरफ कुछ नहीं होगा, तो वही आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? उदासीन संकुल। क्या यहां तक समझ में आ गया? बोलेंगे यहां तक क्लियर है? प्यारे बच्चे, हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि अगर उदाहरण देखो, उदाहरण के बड़े ब्रैकेट के सिर्फ दाहिनी और कुछ लगा हो तो वो धनायन संकुल है, बड़े ब्रैकेट के सिर्फ बाईं और कुछ लगा हो तो ऋणायन संकुल है। उदासीन संकुल की बात होगी तो ना तो धनायन, सॉरी, ना तो बाईं तरफ ना तो दाईं तरफ कुछ ना लगा हो, उदासीन संकुल होगा। हाँ, समझ गए? संकुल की पहचान करना अगर आप सीख लिए हो तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? चलिए भाई आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे एक पॉइंट है प्यारे बच्चों, द्विक लवण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा द्विक लवण, डबल सॉल्ट क्या होते हैं? डबल सॉल्ट क्या होते हैं, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, है ना? डबल सॉल्ट क्या होते हैं? चलो डबल सॉल्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। तो वे लवण या फिर वे यौगिक जो ठोस अवस्था में, जो ठोस अवस्था में अस्थाई होते हैं, ठोस अवस्था में अस्थाई होते हैं, किंतु विलयन में अपने अवयवी घटकों में टूट जाते हैं, अपने अवयवी कणों में टूट जाते हैं, ऐसा लिख लो, कणों में टूट जाते हैं, द्विक लवण डबल सॉल्ट कहलाते हैं। द्विक लवण डबल सॉल्ट कहलाते हैं। लीजिए भैया, ठीक है प्यारे बच्चों, वे यौगिक जो ठोस अवस्था में अस्थाई होते हैं किंतु विलयन में अपने अवयवी कणों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ठीक ना? उसी को आप लव, ठीक है ना? है ना? क्या कह रहे हैं सुनील मिश्रा, जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है दिमाग खराब होगा। साल भर नहीं पढ़ाई करोगे बाबू तो थोड़ा सा और भी दिक्कत होगा, है ना? साल भर पढ़ाई नहीं करोगे तो और दिमाग खराब होगा, इसलिए पढ़ाई करो अभी, ठीक है ना? चलो गुस्सा मत होना, ये हकीकत है, आपको ध्यान रखने की बातें हैं। द्विक लवण, ठीक है प्यारे बच्चों, चलो द्विक लवण का एक उदाहरण बताओ आप सभी, बहुत बातें करते हो ना आप लोग। चलो द्विक लवण का एक उदाहरण बता दो। NaCl नहीं है, द्विक लवण का एक उदाहरण बता दो जल्दी से, आप देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। फिटकरी, आ भाई फिटकरी, बोल दी। देखो फिटकरी होता है K2SO4 Al2
SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, यही होता है प्यारे बच्चों द्विक लवण फिटकरी का सूत्र। ठीक है ना, ये आप लोग को याद रखना, ठीक ना। चलो अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है द्विक लवण, एक क्वेश्चन पूछा गया यहां से कि द्विक लवण व जटिल यौगिक, जटिल यौगिक में अंतर बताइए, में अंतर बताइए। ठीक ना। अब कहेंगे सर जटिल यौगिक क्या होते हैं, है ना, जटिल यौगिक क्या होते हैं, तो जटिल यौगिक उपसार संयोजी यौगिक को ही कहा जाता है या फिर संकुल यौगिक को ही कहा जाता है। सारे नाम एक ही हैं, जैसे मेरे कई नाम हैं आपके कई नाम होंगे, है ना, तो वैसे कई नाम जिसके होते हैं वही है बच्चे। उपसार संयोजी यौगिक बोलिए, चाहे संकुल यौगिक बोलिए, चाहे जटिल यौगिक बोलिए। ठीक है, द्विक लवण या जटिल यौगिक, द्विक लवण या संकुल यौगिक, द्विक लवण या उपसार संयोजी यौगिक में क्या बताइए, अंतर बताइए। चलो अंतर ढूंढते हैं भाई, दो कॉलम बनाते हैं यहां पे, एक लिखेंगे कॉलम द्विक लवण का, द्विक लवण का, और दूसरा कॉलम होगा प्यारे बच्चों जटिल यौगिक का। जटिल यौगिक का। ठीक है, द्विक लवण क्या होते हैं, जटिल यौगिक होते क्या हैं, ध्यान से समझना, याद करते हुए चलना बढ़िया तरीके से। ठीक ना। चलो क्या होगा द्विक लवण, भाई अभी डिफिनीशन लिखे थे वही डिफिनीशन यहां पे लिख दो। क्या भाई, वे यौगिक, याद करो दिमाग के एकदम स्थिर रखो, याद करो इसको, क्या बोलेंगे, वे यौगिक जो ठोस अवस्था, ठोस ठोस अवस्था में अस्थाई होते हैं, में स्थायी होते हैं, किंतु विलयन में क्या है, किंतु विलयन में अपने अवयवी कणों में टूट जाते हैं, विलयन में अपने अवयवी कणों में टूट जाते हैं। बोलेंगे हाँ सर ये तो समझ में आ गया, तो जटिल यौगिक क्या होते हैं, जटिल यौगिक में क्या होगा, क्या उपसार संयोजी यौगिक, तो वे यौगिक जो ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, जटिल यौगिक कहलाते हैं, जटिल यौगिक कहलाते हैं। ठीक ना, वे यौगिक जो ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, जटिल यौगिक कहलाते हैं। अच्छा भाई चलिए दूसरा पॉइंट बताएगा कोई, जिसको याद होगा वही बताएगा। दूसरा, जब भैया सभी अवयवी कणों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, तो इनमें सभी का परीक्षण कर सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं इनके जलीय विलयन, इनके जलीय विलयन में सभी अवयवी कणों का परीक्षण किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। भाई सभी आयनों में टूट जाएंगे तो सभी का हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी ये टूटते नहीं है, विलयन में भी ये टूटते हैं लेकिन आंशिक रूप से टूटते हैं, तो परीक्षण नहीं किया जा सकता। जैसे इसी का अपोजिट लिख दो। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या होगा,
इनके जलीय विलयन में, इनके जलीय विलयन में सभी अवयवी कणों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ना। सभी का नहीं कर सकते क्योंकि टूटेंगे नहीं तो पहचान कर नहीं सकते हैं। चलिए भाई, तीसरा पॉइंट आप सभी यहां पर क्या लिख सकते हैं? तो तीसरा पॉइंट यहां पर लिखेंगे, इनमें सभी बंध टूट रहे हैं तो कौन सा बंध होगा? इनमें सभी बंध वैद्युत संयोजी इनमें सभी बंध वैद्युत संयोजी प्रकृति के होते हैं, वैद्युत संयोजी प्रकृति के होते हैं, तभी ये आयनों में टूट जाते हैं, अन्यथा ना टूटते। वैद्युत संयोजी प्रकृति के होते हैं। ठीक ना प्यारे बच्चों, यहां पर तीसरा पॉइंट क्या होगा? इनमें सभी बंध उपसास, इनमें बंध लिखे, सभी बंध नहीं, इनमें बंध उपसाह संयोजी बंध के साथ साथ आयनिक व सह संयोजी बंध भी होते हैं, व सह संयोजी बंध भी होते हैं। तीनों बंध होते हैं इसमें उपसाह संयोजी बंध, आयनिक बंध और उपसाह संयोजी बंध, तीनों प्रकार के बंध इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों अंतर। ये क्या हो गया? अंतर प्यारे बच्चों। ठीक ना? ठीक है, पहले बताओ क्लियर है यहां तक सभी प्यारे बच्चों को? यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे कि हां सर यहां तक क्लियर है, तो आगे हम बढ़े। बता दो जल्दी से। एक होता है प्यारे बच्चों क्लोरोफिल, और एक होता है हीमोग्लोबिन, और एक होता है प्यारे बच्चों विटामिन B12, अगर आपसे कोई धातु पूछे क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में कौन कौन से उपधातु है ना, कौन कौन सी धातु के उपसाह संयोजी यौगिक हैं? क्लोरोफिल किस धातु का उपसाह संयोजी यौगिक है? हीमोग्लोबिन किस धातु का उपसाह संयोजी यौगिक है? या विटामिन B12 किस धातु का उपसाह संयोजी यौगिक है? तो क्लोरोफिल Mg मैग्नीशियम धातु का, ठीक है। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन Fe आयरन का, और विटामिन B12 कोबाल्ट का है। बिल्कुल, MgFeCO। वाह भाई, निशु राय है, बढ़िया प्यारी बच्ची है ना। चलो, सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ बातें अब हम लोग करेंगे, ठीक ना। आगे हम लोग कुछ बातें करेंगे प्यारे बच्चों। अगला हम पढ़ेंगे लिगेंड। अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है इसमें, जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है तो बहुत सारे भाई, जिसे हम क्या बोलेंगे? लिगेंड। लिगेंड को हम लोग बोलते हैं संलग्नी। चलो एक बार कमेंट लिखो, लिगेंड को हम और किस नाम से जानते हैं? संलग्नी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संलग्नी के नाम से जानते हैं। कोमल सिंह कह रहे हीमोग्लोबिन रक्त को लाल करता है, अच्छा, और हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं, अच्छा ठीक है। चलो प्यारे बच्चे, हेडिंग लिखो, लिगेंड को ही संलग्नी कहते हैं। देखो कहां पे मिलेगा आपको लिगेंड, मिलते कहां पे? मेरे लाडलों ध्यान से समझो, ब्रैकेट के अंदर जितना भी कुछ होता है, इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी कुछ होता है उसे बोलते हैं उपसह संयोजन सत्ता। उसी को बोला जाता है उपसह संयोजन सत्ता, ठीक है।
बड़ा ब्रैकेट होगा और उस बड़े ब्रैकेट के अंदर जितना भी कुछ उपस्थित होगा उसी को बोलते हैं हम लोग उपसह संयोजन सत्ता। ठीक है ना। उपसह संयोजन सत्ता के अंदर होता क्या क्या, ध्यान से समझो। एम हो गया और यहां पर एल एक्स हो गया। देखो प्यारे बच्चे, इस उपसह संयोजन सत्ता के अंतर्गत जो एम है यही है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु होती है। और अगर आपसे पूछे एल क्या है तो एल है लिगेंड। क्या है? लिगेंड है। यहां पर एस क्या है तो यह है लिगेंड की संख्या। चलो एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करो, सर उपसह संयोजन संख्या के उपसह संयोजन सत्ता के अंतर्गत क्या क्या होता है। उपसह संयोजन सत्ता के अंदर होता क्या क्या है, तो उपसह संयोजन सत्ता के अंतर्गत केंद्रीय धातु परमाणु होता है और लिगेंड होता है। तो इसी उपसह संयोजन सत्ता के अंतर्गत केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से जितने आयन या अणु जुड़े होते हैं उसी को लिगेंड कहते हैं। इस केंद्रीय धातु परमाणु से एल की जितनी संख्या जुड़ी होगी, एल का मतलब जो अन्य परमाणु या आयन के रूप में जुड़े होते हैं उसी को हम कहते हैं लिगेंड, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड क्या होता है भाई, उपसह संयोजन सत्ता में, उपसह संयोजन सत्ता में, उपसह संयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े आयन या अणु, जुड़े आयन या अणु लिगेंड कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लिगेंड कहते हैं भाई। चलिए भाई, लिगेंड तो आप समझ गए आप लोग। जैसे अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि सर एक एग्जांपल दे दीजिए, ले मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने प्यारे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, बस उनका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और मुझे पता है कि वो लोग बहुत सपोर्ट किए। तो लो भाई, इसमें भी देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें लिगेंड क्या है, तो हम पूरा लिख देते हैं, में Cu केंद्रीय परमाणु, में Cu, ध्यान समझो, में Cu केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु लिखो ज्यादा सही लगेगा, केंद्रीय धातु परमाणु, तथा NH4 लिगेंड है। सॉरी, NH4 बोल रहे हैं भाई, गलत बात है, NH3 लिगेंड है। सॉरी प्यारे बच्चे, NH4 गलती से निकल गया, NH3 क्या है, लिगेंड है। लीजिए, अब तो सारे डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, अब तो सारी बातें क्लियर हो गई, लिगेंड के बारे में सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी प्यारे बच्चों। अच्छा, नोट लिखते हैं थोड़ा सा, यहां पर कई ऑब्जेक्टिव तैयार होते हैं, है ना। सभी लिगेंड किस प्रकृति के होते हैं, पहला, सभी लिगेंड, सभी लिगेंड होते हैं लुईस अम्ल होते हैं कि लुईस क्षार होते हैं। प्रोटीन, है ना, प्रोटीन क्या है ना, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, धातु परमाणु होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। जवाब देना है। देखो प्यारे बच्चों, जो सभी लुईस लिगेंड होते हैं वह लुईस क्षार होते हैं, याद रखना, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। सभी लिगेंड क्या होते हैं, तो लुईस क्षार होते हैं। अच्छा भाई, आपसे पूछे कि केंद्रीय धातु परमाणु को क्या कहा जाता है, तो सॉरी, प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, तो प्रोटीन एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, लिगेंड है। प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, लिगेंड है। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, तो लुईस अम्ल होते हैं। लीजिए, यहां तक सभी को सब प्रकार की बातें समझ में आ गई मेरे लाडलू, बोलो मेरे शेरों, यहां तक हर बात समझ में आ गई आप सबको। एक बार यस करो, लिगेंड समझ गए, उपसह संयोजन सत्ता से जुड़े लिगेंड जो अणु होंगे या आयन होंगे उसी को लिगेंड कहा जाता है। बोलो, समझ में आ गया ना। चलो प्यारे बच्चे, आगे हम लोग सभी देखते हैं। आगे हमें अगली हेडिंग लिखाएंगे, टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड का वर्गीकरण या लिगेंड के प्रकार। तो हेडिंग लिख लो प्यारे बच्चों, लिगेंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार। लिगेंड कई प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, दो प्रकार से तो हम बांटेंगे ही, ठीक है ना मेरे लाडले।
दो प्रकार से बांटेंगे, एक आवेश के आधार पर, एक संयोजकता के आधार पर। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया लिगेंड तथा लिगेंड का वर्गीकरण। तो लिगेंड तो परिभाषा जैसे लिखो 1 नंबर क्लियर कर देगा, वर्गीकरण हमको उतना लिखना जिससे से मेरा काम चल जाए, ठीक ना, जिससे मेरा काम चल जाए। तो प्यारे बच्चों लिगेंड के जो प्रकार हैं, है ना, तो पहला जो हम लिखेंगे यहां पर लिखेंगे आवेश के आधार पर। इसके आधार पर, आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर भैया ये 3 होंगे, एक धनावेशित होगा, एक होगा प्यारे बच्चों धनावेशित लिगेंड, लिगेंड, दूसरा होगा मेरे प्यारे बच्चों ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, और तीसरा होता है यहां पर उदासीन लिगेंड। ठीक है, धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड होते हैं। चलो भाई इसको देखते हैं। धनावेशित जिस पर धनायन हो, ऋणावेशित जिस पर ऋणायन हो, ठीक, और उदासीन जिस पर किसी भी प्रकार का आवेश ना हो, जिस पर किसी भी प्रकार का आवेश ना हो। चलो तो 2 एग्जांपल यहां पर है, एक होता है NO प्लस के रूप में और एक होता है प्यारे बच्चों NH3 प्लस सिंगल बॉन्ड, ये वाला नहीं। एक ही एग्जांपल यहां से याद रखिएगा। ऋणावेशित लिगेंड में कौन से आते हैं, जैसे F माइनस होगा, Cl माइनस होगा, Br माइनस, OH माइनस, CN माइनस। उदासीन लिगेंड में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे H2 हो गया, जैसे CO हो गया, जैसे NH3 हो गया। ठीक है, बस हो गया खत्म भाई, बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं याद रखना है। ठीक है, एक और है NH3 प्लस NH2, ये याद रखना। हाँ NH2, ठीक है। एक पिरिडीन भी होता है, एक होता है एथिलीन डाइएमीन भी होता है। हाँ चलो बोलो, यहां तक सभी को बातें क्लियर हो रही हैं मेरे लाडलो? इस बात को ध्यान रखना, भूलना नहीं, गलती नहीं करनी। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2 नंबर का भैया, इतना लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना, 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे लिगेंड क्या है, प्रश्न जो पूछा गया है लिगेंड क्या है, क्वेश्चन मार्क। लिगेंड के वर्गीकरण के आधार पर उदाहरण दीजिए, के आधार पर उदाहरण दीजिए, मतलब वर्गीकरण करके इसका उदाहरण दीजिए। वर्गीकरण करिए, उनको अलग अलग भागों में बांटिए और फिर उदाहरण। हाँ विवेक सर समझ में आ गया, वाह मेरे लाडले। आप कभी खुशी मिलता है कि चलिए आपको समझ में आ रहा है और हम आपके लिए कुछ अच्छा कर जाएं, जिससे दोनों का नाम हो। हमेशा आज तक जितना मेरा 10वां साल पढ़ाने का है और 10 सालों में हमने हमेशा अपने स्कूल के बच्चों को, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे थे, उनका हमेशा प्राथमिकता उन्हीं को हमने दी है। और उनके लिए वो कह देते थे सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आया और मुझे इस चीज में दिक्कत है, तो हम हमेशा उनके लिए हमेशा प्रयास रखते थे। मतलब इतने दिन के कैरियर में हम अपने लिए कुछ नहीं किया, हमेशा बच्चों के लिए किया। कोशिश है कि इस साल भी जो रिजल्ट आएगा वो केमिस्ट्री का, वो टारगेट बोर्ड के बच्चों का नंबर 1 का आएगा। और ऐसे तमाम सारे बच्चे होंगे जो 97, 98, 99 अंक लेकर आएंगे। समझ में आया ना? और मेरे प्यारे बच्चों आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ऐसा कोई नहीं कहेगा, कोई भी मास्टर नहीं कहेगा अपने प्यारे बच्चों से, है ना, लेकिन हम कहते हैं कि मेरे लाडलों एक बार अच्छे से मेहनत कर जाना, जिससे आपका नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो और मेरा नाम रोशन हो। ठीक ना, कर लेना मेरे लाडले। हाँ ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग बिना देरी के। कर लोगे ना? चलिए भाई, एक टॉपिक प्यारे बच्चों और यहां से हमको पढ़ना है, ठीक ना, एक टॉपिक यहां से हमको और भी पढ़ना है, जिसका नाम होता है प्यारे बच्चों उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या। सर हम 10 साल 12 साल से, हम 12 साल से पढ़ा रहे हैं और आप 10 साल से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भाई।
कभी कभी ऐसा खुशी मिलता है ना प्यारे बच्चे, है ना, ये दिल इधर से खुश होता है कि चलिए कुछ अच्छा करें। लड़े चाहे जो भी, जीतेंगे हमें, बिल्कुल भाई। ठीक ना, अच्छे से पढ़ लो, है ना। और मुझे मिलने की बहुत इच्छा है भाई आप लोगों से, एक बार मिलो आप लोग, ठीक ना। अच्छे तरीके से पढ़ो, मिलो, हम आपको कई फायदे, ये तो खत्म, कल तो खत्म हो ही जाएगा, 1 मिनट बोलते हैं आप लोगों को, समझाते हैं आज, ठीक ना। आज समझाते हैं आपको क्या है प्यारे बच्चे। देखो, अगर आपका रिजल्ट अच्छा बनता है ना, हो सकता है अभी कुछ लोगों को दिक्कत होगा कि सर पढ़ाइए, आप बात ना करिए, लेकिन हम 2 मिनट बोल देते हैं आपके लिए। अगर आप पढ़ाई कर लेते हो अच्छे तरीके से, आपके अच्छे अंक आ जाते हैं, ठीक ना, तो कई सारी चीजों का फायदा है। फायदा क्या है कि आपका नाम रोशन हुआ, आपके माँ बाप का नाम रोशन हुआ, आप हमेशा एक सम्मान की नजरों में से देखे जाएंगे अपने समाज से, ठीक ना। अपने समाज में, है ना, अब एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आपकी गरीबी से है, गरीबी स्थिति है, तो सरकारें इतना ज्यादा आप लोगों को अगर टॉप करते हैं, जिला टॉपर बनते हैं या फिर स्टेट टॉपर बनते हैं, तो सरकारें आपको इतना कुछ दे देती हैं, इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा प्रॉफिट स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है कि आप अपने आगे की पढ़ाई आसानी तरीके से कर लेंगे। आपको पढ़ने में कोई रुकावट नहीं कर सकता। मतलब एक ऐसा समझिए, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, मेरिट मेरे लाडलों बहुत बड़ी मायने बात रखती है, समझ में आया ना। मेरिट बहुत बड़ी मायने रखती है। आपको कितना नॉलेज है ये नहीं देखा जाएगा, सबसे पहले आपको यही देखा जाएगा कि आपका रिजल्ट कितना है। जब भी हम भी इंटर पढ़े थे, तब भी मेरा 84%, आज के कम से कम 8-10 साल तो पढ़ाते हो गया, है ना, लगभग आप समझ जाइए कि कम 12-13 के आसपास, उसके पहले की है। 84% मेरा इंटर बना था, लेकिन हम मेरिट में कई बार छटे हैं। और उस दिन से हमने कसम खाई थी कि हम जब भी पढ़ा रहे हैं, जब से पढ़ा रहे हैं, हमेशा लास्ट टाइम में अपने 12th वाले बच्चों को यही समझाए हैं कि मेरे लाडलों, सिर्फ एक बात याद रखना, आपको कितना नॉलेज है ये नहीं निर्भर करता, आपकी मेरिट कितनी है यही मायने रखती है, ठीक है ना। मेहनत कितनी, आपका रिजल्ट कितना वही मायने रखता, ताकि मेरिट में आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरिट जिस दिन बनती है सिलेक्शन की, उस दिन आप छट जाते हैं। इसलिए आप लोग बहुत याद, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखो, इस बात को याद रखो कि 12th के बाद कुछ मायने नहीं रखता, रिजल्ट भले आपका अच्छा है, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए और करना है, समझ में आया ना, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। मेहनत करो उसके लिए। आप अगर ये कह रहे हो कि मुझे नहीं समझ में आता, तो गलत बात है। आप करना नहीं चाहते हो, कर सकते हो, करो उसको, उसके लिए जो भी करना पड़े करो प्यारे बच्चे, है ना। जिस दिन सिलेक्शन की मेरिट होगी, अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये मेरी बात याद रखोगे, अगर आज नहीं पढ़ाई करोगे और आपका रिजल्ट कम आएगा, है ना, रिजल्ट कम आएगा प्यारे बच्चे, तो एक दिन जब भी मेरिट का सिलेक्शन होगा, जिस दिन सरकारी नौकरी पाएगा, उस दिन आप मेरिट से हट जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छा रिजल्ट बना लो। 12th और हाई स्कूल यही 2 मायने हैं, बाकी नॉलेज ले लेना तुम यार, कहीं पर भी ले लेना, है ना। तुम अभी जब पढ़ो, आगे पढ़ना, तो नॉलेज लेना, जितना मन करे उतना नॉलेज लेना, लेकिन अब पढ़ लो कुछ भी करके। नींद आए तो पलटी भर के रखे रहो, ठंडा ठंडा पानी डुबा दो उसी में, मिर्चा खा लो, है ना, मिर्च खा लो, है ना, ठंडा तेल लगा लो, आंखों में तेल लगा लो, लेकिन पढ़ो। समझ में आया ना, पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। समझ आ जाओ, नहीं तो सुदर्शन चक्र चला देंगे तुम्हारे ऊपर। समझ में आया ना, मेरिट मिलाना है लाडलो, मेरिट मिलाना है, उसके लिए मेहनत करना पड़े तो करो। अपना नाम रोशन करना है तो ये मौका छोड़ो नहीं, नाम आसानी से मिलता नहीं है, ये बात समझ लो। दुनिया मंच दे या ना दे, दुनिया सम्मान दे या ना दे, लेकिन अगर प्यारे बच्चों सम्मान पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। पढ़ोगे ना, प्रॉमिस करो कि आज से पढ़ाई दुगनी होगी। बोलो, आज से पढ़ाई दुगनी होनी चाहिए। अगर आप आज से 4 घंटा पढ़ते हो तो 8 घंटा पढ़ना हो, कर सकते हो तुम। समझ में आया ना, कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कर सकते हो, इस बात को याद रखना। सिलेक्शन, अगर आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट लाना है तो मेहनत करना शुरू कर दो। इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर लो कि रोआ खड़ा हो जाना चाहिए, और ये सोच लो कि मेरे मां बाप के लिए, मुझे अपने पापा के लिए, मुझे अपनी मां के लिए करना है। समझे, ये ध्यान रखना आप लोग। समझ जाना, करना प्यारे बच्चे, ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मेहनत कर डालो। हाँ, पढ़ना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो ये समझ जाओ। हाँ, चलो पढ़ो। उपसह संयोजन संख्या होता क्या है भाई?
देखो क्या होता है, रुला दिए आप लोगों को। एक बच्चा कह रहा रुला दिए, नहीं प्यारे बच्चे, मेरा खुद ही हालत खराब हो गया आपको समझाकर। क्या करें, माँ बाप के लिए जो कुछ करना पड़े वो करना चाहिए, समझ में आया ना। इस दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ माँ बाप है मेरे। ये इस दुनिया में कुछ नहीं है सिवाय माँ बाप के, वही सब कुछ मेरे लिए। ठीक है, क्या करें, आपके माँ बाप मेरे माँ बाप है ना, मेरे माँ बाप आपके माँ बाप, दुनिया ये माँ बाप से ही है सब कुछ, ठीक ना। चलो देखो, उपसह संयोजन संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों। देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु, आ जाओ टॉपिक में आओ, भटको नहीं, है ना, भटको नहीं, थोड़ा सा समझा इसलिए दे ताकि जरूरी है। इमोशन नहीं, इमोशन हम खुद हो गया, ज्यादा बोलेंगे तो हम रो भी देंगे, ठीक ना। चलो, हम किसी के लिए आज तक नहीं रोए, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए और अपने प्यारे बच्चों के लिए, बस, और कुछ नहीं, कभी नहीं। कभी ये आंसू निकलते ही नहीं है, जब कभी खुशी मिलती है तो अपने बच्चों से तभी निकल जाते हैं, और साथ में अपने माँ बाप के लिए। पढ़ो, जम के पढ़ लो, जितना पढ़ पाओ पढ़ डालो, ठीक है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंड, ठीक ना, से जुड़े लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। उपसह संयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है, उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। उपसह संयोजन संख्या बराबर क्या होता है, उपसह संयोजन संख्या बराबर लिगेंड की दंतुरता जुड़े लिगेंड की संख्या। लीजिए मेरे लाडलो, ये फार्मूला याद रखना। कल आपको सुबह के सुबह प्यारे बच्चों एक वीडियो मिलेगा उपसह संयोजन निकालने का, ठीक ना, उपसह संयोजन संख्या निकालने का पूरा का पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे हम, ठीक ना, ठीक ना। कल यहां पे अभी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, यहां पे आपसे पूछा गया उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या को लिगेंड की क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं। हाँ, समन्वय संख्या भी यही है, ठीक ना। और इसके हमने कल आपको वीडियो इसका मिल जाएगा उपसह संयोजन संख्या ज्ञात करने का, है ना, 8 से 10 क्वेश्चन कराए प्यारे बच्चों, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। समन्वय संख्या और उपसह संयोजन संख्या भी एक ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कल 2-3 पॉइंट हैं, जैसे आपका वर्नर सिद्धांत हुआ, ठीक ना, वर्नर सिद्धांत हुआ प्यारे बच्चों, और प्रभावी परमाणु क्रमांक हुआ, ये 2 हेडिंग बची है, और कल इसका हम लोग, है ना, और इसका प्यारे बच्चों आपका वर्नर सिद्धांत और आईपीएससी का भी अलग वीडियो हम आपको देंगे, ताकि आईपीएससी 2-3 नंबर का कंपलसरी ये पूछा जाता है, उसको अलग से ही हम छोटे-छोटे वीडियो तो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। और आक्सीकर संख्या जिनको भी डाउट है वो जाके देख लेना अच्छे तरीके से, मेहनत जारी है प्यारे बच्चों, छोटे-छोटे टॉपिक आपको दे देंगे जो 1-1, 2-2 नंबर का मिल गया है, ठीक ना, देख लेना उससे, जिससे आईयूपीएससी पढ़ाएं दिक्कत ना हो। आईयूपीएससी के छोटे-छोटे धनायन के अलग, ऋणायन के अलग और उदासीन के अलग, वहां से देख लेना, ठीक है ना, वहां से आप देख लेना। इस तरीके से तैयारी करना कि ये रोए खड़े हो जाएं, ये आपको ध्यान रखना, तभी आप समझ जानो मेहनत हो गया, ठीक है। और जल्दी से ये भी हम आपको वीडियो दे देंगे कि शुरू से लेकर अंत तक दो जो मेन हेडिंग होगी, जो मेन पॉइंट होंगे उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। और प्यारे बच्चे आपको हम ये भी बताते रहे कि शाम वाली क्लास में 6:30 बजे, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2022 के और 2023 के क्वेश्चन, आ जाओ सॉल्व करवाते हैं, है ना, 2022 और 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। फिर उसके बाद जब भी मेरी अगली क्लास लगी होगी तो 2018 से लेकर लगभग 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 2020 तक के 2 साल के, है ना, पिछले वाली क्लास को। तो शाम वाली क्लास में प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से मिलिए और बढ़िया तरीके से वहां पर तैयारी करते हैं, ठीक है। और ये याद रखना ना, याद रख लेना प्यारे बच्चों, मेहनत करना है, करेंगे ना मेहनत, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताओ, एक बार सभी प्यारे बच्चे बता दो, करेंगे ना आप।
है ना, मेरे लिए ना सही है ना, अपने लिए ना सही, लेकिन अपने माँ बाप के लिए करना है। आप भी अपने माँ बाप के लिए करो, हम भी अपने माँ बाप के लिए करते हैं, आपका भी नाम हो, मेरा भी नाम हो, ठीक ना? ठीक है, रेडी है ना सभी लोग? तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में, और आप लोगों से अच्छे तरीके से मेहनत करने की उम्मीद है, अच्छे तरीके से रिजल्ट लाने की उम्मीद है। तो आप लोग लेके आएंगे, विश्वास को तोड़ेंगे नहीं प्यारे बच्चों, ठीक ना? किसी प्रकार की टेंशन नहीं, जितना हम मेहनत कर देंगे, जो कुछ हम बता देंगे, मेहनत करते हुए जाना बस, ठीक है? तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।